हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूशन आरपी वर्ल्ड आई स्पीशियस संस्था में। याद रखें, अभी हम जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीपीएससी मेंस के साथ हम डील कर रहे हैं और आपको हमारे सभी वीडियोस देखने के लिए बाकायदा मूवीशाला ऐप डाउनलोड करना है। और इससे पहले हम बीपीएससी के मेंस के और यूपीएससी के जो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस हैं वो हम डील कर चुके हैं। उन सब क्वेश्चंस को देखने के लिए विद द हेल्प ऑफ द वीडियो टेक्निकल हेल्प तो आप उनको देख सकते हैं। पहले आप मूवीशाला ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद आप आज जो हम डील करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक को डील करने वाले हैं। जो कल हमने जो वीडियो हमने छोड़ा है रिकॉर्ड करते समय, तो हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारा नहीं हुआ था, तो आज यहीं से स्टार्ट करेंगे। द टॉपिक यू वन हैव दी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड द जंक डीएनए द पीसीआर। तीन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन तय है कि आते हैं। तो आप साथ में रहिएगा, देखते रहिएगा। मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक यू हैव द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके और भी कई नाम हैं, इसे हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे फॉरेंसिक बायोटेक, जिसे हम फॉरेंसिक बायोटेक या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अलावा डीएनए प्रोफाइलिंग सेक्शन भी हम कह सकते हैं। तो डीएनए प्रोफाइलिंग होता है या डीएनए आपके पास बायोटेक्नोलॉजी होती है या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेक्शन आप कह सकते हैं, या फिर आप फॉरेंसिक बायोटेक के नाम से भी जान सकते हैं। तो कई इसके नाम हैं, और भी कई नाम हैं, लेकिन जब हम पढ़ाएं अभी तो तब उसके साथ में डील करेंगे, बिकॉज हवा में बात करने की आदत हमारी नहीं है। देखिएगा, यू हैव द टॉपिक टुडे डीएनए प्रोफाइलिंग। लोग इसको प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, तो आप प्रोफाइलिंग ही कहें तो ज्यादा अच्छा है। प्रोफाइलिंग ही इसको प्रोनाउंस किया जाता है। व्हाट इज द डीएनए प्रोफाइलिंग? प्रोफाइलिंग मीन्स किसी में प्रूफ करना। तो क्या प्रूफ करना चाहते हैं हम? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बायोटेक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, एक्चुअल में हम इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो कहते ही हैं, लेकिन इसका एक और नाम है। वी हैव द अनदर नेम, द नेम इज द फॉरेंसिक बायोटेक ऑल्सो। फॉरेंसिक बायोटेक ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस वन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्टेड टू द फॉरेनर्स या बाय द फॉरेनर्स। इसे फॉरेनर्स के थ्रू स्टार्ट किया गया, इसलिए इसको हम फॉरेंसिक बायोटेक कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट बाय, किसके थ्रू स्टार्ट किया गया? इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट बाय फॉरेनर्स। अब ये फॉरेनर्स में क्या है? फॉरेनर्स तो बहुत है, इंडिया के बाहर जाएं तो सब फॉरेनर्स ही हैं। तो फॉरेनर्स में क्या है? तो हम कहेंगे कि ब्रिटेन। तो आप डायरेक्टली समझ लें कि स्टार्टेड टू दी ब्रिटेन फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अनदर नाम यू हैव द डीएनए प्रोफाइलिंग सेक्शन। तो ब्रिटेन में आप क्या लेंगे? हम पेन का थोड़ा आइकन चेंज कर लें, ये हमें पसंद नहीं है। हाँ, दिस वन इज राइट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखें, तो ब्रिटेन से स्टार्ट किया गया, तो ब्रिटेन के साइंटिस्ट ही स्टार्ट करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप कहेंगे कि फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ ब्रिटेन फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ ब्रिटेन हु स्टार्टेड और इंट्रोड्यूस्ड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। व्हाट इज द नेम और व्हाट वाज द नेम? सर एलेक जेफरे। सर एलेक जेफरे, आप नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। सर एलेक जेफरे के थ्रू ये ब्रिटेन से थे, तो इसलिए हम फॉरेंसिक बायोटेक या फिर फॉरेनर्स के थ्रू की स्टार्ट की गई एक टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसका मेन नाम है, जो सभी कंट्रीज में इसी नाम के अकॉर्डिंग इसको प्रोनाउंस किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसे फॉरेंसिक बायोटेक भी कहते हैं, लेकिन इसमें अवेयरनेस सभी के साथ नहीं होती है। स्टार्टेड इन 1985। स्टार्टेड इन 1985। आप ध्यान देंगे कि स्टार्टेड 1985। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ने से पहले। अगर पता है तो आगे आप चीजें ऐड कर सकते हैं। सॉरी,
लेकिन जब हम बात करते हैं कि इट स्टार्टेड इन बेसिकली इंडिया ऑल्सो, तो इसमें दो सेक्शंस आपके पास आ जाते हैं। एक इंडिया में डेवलप कब की गई है और इंडिया में इसको स्टार्ट या कहें कि इंट्रोड्यूस कब किया गया है, इसको देख लेंगे। इन इंडिया व्हाट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप्ड। आप ध्यान देंगे यहां हम डेवलप्ड लिख रहे हैं या डेवलपमेंट लिख लें, डेवलपमेंट इन 1988, ठीक 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years स्टार्टेड, बट द डेवलपमेंट स्टार्टेड, नॉट इंट्रोडक्शन और द इंट्रोड्यूसिंग प्रोसेस स्टार्ट्स। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंडिया में 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन अगर हम कहें कि इंट्रोड्यूस करने के बाद डेवलप करने के बाद इसे जब इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, सो इट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, बट व्हेन, तो आप कहेंगे कि 19, यहां ईयर के साथ आप आगे पीछे ना कर दें, आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम आपको बात बता दें, जब आप 1988 की बात करते हैं, तो उस समय हु वाज दी, इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया में डेवलप किया गया 1988 में, तो उस समय कोई साइंटिस्ट या फिर कोई हेड रहा होगा, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस में आता है, फॉरेंसिक में क्या होगा आपके पास, टोटल हम साइंस बायोटेक्नोलॉजी के साथ डील करते हैं, तो यहां पर कौन होने चाहिए, यहां पर साइंटिस्ट हेड होने चाहिए। आप इनको हेड भी कह सकते हैं या आप इन्हें हेड साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, हेड साइंटिस्ट। दैट टाइम हु वाज द मेन साइंटिस्ट वाज वर्किंग इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेक्शन। किस डिपार्टमेंट में आता है, तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेक्शन। हेड कौन है इनके, वीके कश्यप। ये हम आपको बता रहे हैं 1988 की बात, तो स्टार्टेड 1988 और दैट टाइम हु वाज द हेड एंड द हेड साइंटिस्ट वाज द वीके कश्यप। और आप लिख सकते हैं मिस्टर लालजी सिंह, तो आपको नाम याद रखना है। लेकिन डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो CCMB हैदराबाद। सो आप जब बात करेंगे डिपार्टमेंट की, तो CCMB हैदराबाद डिपार्टमेंट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन वेयर इन हैदराबाद, in the department of CCMB. Now what is the meaning of CCMB? CCMB means CCMB. So what is CCMB? Center for, जैसा कि नाम से जान पा रहे हैं, CM cellular and molecular biology situated in हैदराबाद। नाउ ऑल्सो, आज भी हैदराबाद में ही है, इसका एड्रेस क्या है मैं आपको बता देंगे। इसको एक बार फिर रिकॉल कर लें, ये आपको पता होना चाहिए क्या, कि इंडिया में जब स्टार्ट किया गया तो 1988 में स्टार्ट किया गया, उस समय कौन हेड साइंटिस्ट थे, तो वीके कश्यप और मिस्टर लालजी देसाई। तो लालजी देसाई, और डिपार्टमेंट क्या लिया, हैदराबाद में सिचुएटेड है, ऑर्गेनाइज किया गया CCMB डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। CCMB क्या है आपके पास, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहां पर हम सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर, यहां पर आप बात समझ लें, कभी भी आप पढ़ते हैं, 2 वर्ड पढ़ रहे हैं आप कभी भी एक साथ, बायोटेक्नोलॉजी के 2 वर्ड बड़े फेमस हैं, एनालॉगस, एनालॉगस ये हम आपको बता भी चुके हैं, एनालॉगस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो आप डीएनए की ही बात करते हैं। आप कभी भी बात करें एनालॉगस मॉलिक्यूल की, तो इसमें आप याद रखें, आप डायरेक्टली किसकी बात करते हैं, डीएनए की ही बात करते हैं। यहां पर आप आरएनए भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी जाती है डीएनए पर, तो ये बात समझ में आती है। इसलिए कहा जाता है कि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बायोलिकुलर मीन्स क्या है, आपके पास डीएनए है, और डीएनए आप जानते हैं कि सेल के अंदर आता है, तो इसलिए हम सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम देते हैं। लेकिन हम जब 1989 की बात करते हैं तो इंट्रोड्यूस किया गया, तो कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, बाय इंडियन कोर्ट, हमारी इंडियन कोर्ट की अकॉर्डिंग इसको यूज किया गया। किसे, आपकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग।
DNA fingerprinting used by the Indian court in 1989. First time introduced this one was through the evidence in क्रिमिनल केस। तो आप याद रखेंगे कि एक क्रिमिनल केस था 1989 में, तो उस समय इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज किया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 1989 में, और एज अ एविडेंस के रूप में इसको यूज किया गया था इन फॉर्म ऑफ द एविडेंस इन द क्रिमिनल केस। तो किसी को सोच करना था, हाँ इंट्रोड्यूस करना था, उसको रिकॉग्नाइज करना था क्रिमिनल को, तो उस कंडीशन में इसको यूज किया गया। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट तब से हो जाती है, तो इंडिया में इसको अप्लाई किया गया है 1989 के बाद। अब आप यहाँ देखेंगे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से हम जान लिए हैं कि इंडिया में कैसे केसेस को डेवलप किया गया। देखें, जब हम बात करते हैं कि हमने इंट्रोड्यूस भी कर लिया और हमने अब यहाँ डेवलप भी कर लिया। हेड, जब आप इसकी हेड ब्रांच की बात करते हैं, हेड ब्रांच, तो भैया आपको पता होना चाहिए हेड ब्रांच। हमने अभी आपको बताया कि हेड ब्रांच इज सिचुएटेड वेयर, सिचुएटेड इन हैदराबाद। हैदराबाद, तो हैदराबाद में कहा, हैदराबाद में एक डिपार्टमेंट है, सीसीएमबी के अंडर में ही आता है। आप कह दें कि सीसीएमबी डिपार्टमेंट। तो हैदराबाद में एक डिपार्टमेंट है, तो नेम इज सीसीएमबी। लेकिन यहां भी एक डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट सेंटर फॉर। आप इसका नाम याद रखें, बहुत से बुक्स में इसका नाम बहुत शॉर्ट लिखा है, जैसे CDFD, और कुछ बुक्स में DFD भी लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट नेम है। इसका पूरा नाम लिख लें, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट, ये इसका पूरा नाम है। तो आप याद रखेंगे कि सीसीएमबी तो हैदराबाद में है ही, लेकिन जब डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो कहां सिचुएटेड है, ये भी हैदराबाद में ही सिचुएटेड है। मीन सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल पर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्पेशली हैदराबाद की हेड सेंटर से ही की जाती है। तो ये हमने समझ लिया। अब इसमें देख लें कि इसका एड्रेस देख लें। आप कभी जाएं, जैसे हम तो होकर आए हैं, तो आप कभी जब टाइम मिलता है तो आपके पास कुछ मनी होती है सेविंग, तो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, तो कभी घूमने जरूर जाएं कि बता दें कि हम यूपीएससी के स्टूडेंट है, जैसे कि हम एज अ यूपीएससी और मेडिकल में तो हैं ही, तो हम सर्च थोड़ा सा बात करने के लिए गए थे रिलेटेड टू द रिसर्च। हमने रिसर्च पर भी काम किया है। तो देख लें इसका एड्रेस क्या है, हैदराबाद में एक जगह है उप्पल, और ये उप्पल कहाँ है, नियर मेट्रो स्टेशन, और पिलर नंबर आप जा सकते हैं, पिलर नंबर ऐसे लिखा होगा NUP, वहां ऐसे लिखा होता है पिलर नंबर NUP 9। तो दिस वन इज एग्जैक्टली एड्रेस ऑफ द CCMB। ये दोनों पास में है बहुत, आप जाएं तो ये दोनों सोच कर सकते हैं। अब आपसे एक बात पूछी जाए कि बताइए कि भाई अगर आप DFDD मीन्स डायग्नोस्टिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में आप करते क्या हैं, क्या काम है इसका, याद रखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट यूज्ड फॉर दिस वन डिपार्टमेंट विच इज सिचुएटेड इन Hyderabad, located also in Hyderabad near metro station, Uppal city, NUP 9 near metro station। तो क्या है इसका यूज, क्या है फर्स्ट देख लें, टू आइडेंटिफाई ह्यूमन। अच्छा, ह्यूमन को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है, देख लें। हो सकता है कि वह क्रिमिनल हो, इसमें हम क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ह्यूमन ऑल्सो, इसमें हम ह्यूमन को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। मीन्स मान ली आप देखते हैं कि कोई गुमशुदा हो जाता है कि दिस पर्सन इज कंप्लीटली गुमशुदा, एंड दीज आर सम आइडेंटिफिकेशंस। इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑफ दिस वन पर्सन। तो कैसे उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बहुत आसानी से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। सेकंड, टू आइडेंटिफाई ह्यूमन इन डिफरेंट सेक्शन लाइक द क्रिमिनल एंड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ह्यूमन, एंड फॉर द एविडेंस ऑल्सो, and for the evidence, very important,
फॉर द एविडेंस ऑल्सो, इसे हम एविडेंस के रूप में भी यूज करते हैं। टू आइडेंटिफाई जीन, टू आइडेंटिफाई जीन, ये किस में होगा, ये एविडेंस के रूप में होता है, एविडेंस। और याद रखें प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमंस, three type of, especially we can use this one section, means DNA fingerprinting diagnostic department is capable for doing the work in different section like the implant, animal and the humans also. In 3 department it can easily work. आप ये बात याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है। इसमें एक और आप देख सकते हैं, एक और आप ऐड कर सकते हैं, टू आइडेंटिफाई व्हाट ब्रीड्स ऑफ कैटल। इसमें हम कैटल्स की ब्रीड को भी रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं। कुछ ब्रीड्स हम आपके सामने लिख दें तो थोड़ा आपको अनुमान लगा पाएंगे, फॉरकास्ट कर पाएंगे आप। जैसे काउ, बुफेलो एंड बीफ भी अलग होता है, और पिग, कैमल, गोट, शीप एक्सेट्रा। इसमें हम और भी लिख सकते हैं, जैसे एलिफेंट, टाइगर, मेन इज टाइगर, लायन, लियोपार्ड। सो हम याद रखें कि मान लीजिए अब ये आपके पास ऐसा भी है कि हो सकता है कि पेटेंट हो सकता है कि पेटेंट ऑर्गेनिज्म हो, ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं, और यू कैन राइट लिविंग। हो सकता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या कहे कि पर्टिकुलर लिविंग इन एनिमल में हो सकता है कि वो पेटेंट हो, तो पेटेंट होने पर आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई काव है और वो मिल नहीं रही है किसी कंडीशन में, तो ऐसे में आप बहुत आसानी से टू आइडेंटिफाई द ब्रीड ऑफ द कैटल, आप मवेशी की बहुत आसानी से ब्रीड को पहचान सकते हैं और उसको अपना बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास डिटेल होती है पेटेंट के अकॉर्डिंग। तो हमने कहा कि इसे 3 सेक्शन में यूज किया जा सकता है। 3 सेक्शन में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ह्यूमन में यूज कर सकते हैं, और ब्रीड ऑफ द कैटल में यूज कर सकते हैं, और हम इसे जीन में भी यूज कर सकते हैं, और इनके सभी के काम केवल एविडेंस के रूप में किए जाते हैं। So these 3 basically sections are usable by the help of the DNA fingerprinting section, just only for the getting the evidence. It's just mine or of the others. This one very important and used in criminal section also. ये हम जान लिए हैं। तो हमने देखा कि पर्टिकुलर DNA fingerprinting जैसे की जाती है उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया, लेकिन आप कैसे करेंगे DNA fingerprinting? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सिंबल्स क्या हैं, आप सिंबल्स कह सकते हैं, या आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन। व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन मीन्स व्हाट काइंड ऑफ द मैटर यू हैव टू आइडेंटिफाई द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ पर्सन एंड द एनिमल एंड इन प्लांट्स ऑल्सो। हमारे पास क्या क्या होता है, मैटर्स क्या है, विच काइंड ऑफ द मैटर यू हैव टू आइडेंटिफाई द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ द इंडिविजुअल। सो यू हैव द स्पिट, ये स्पिट, आप स्पिट के थ्रू भी डीएनए निकाल सकते हैं, नेल के थ्रू भी डीएनए रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किसी के नाखून से भी कर सकते हैं, आप सलाइवा से भी कर सकते हैं, स्वेट, पसीना से भी कर सकते हैं, म्यूकस समझते हैं, म्यूकस जो नाक के अंदर जो पल्पी सेक्शन होता है, लुब्रिकेट सेक्शन होता है, तो आप उसे ही म्यूकस कहते हैं। और ब्लड, हाँ, फैट जो प्लस स्वेट में होता है, फैट प्लस स्वेट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। हेयर्स विद रूट, विदाउट रूट नहीं होना चाहिए, हेयर विद रूट। सो दीज आर दी बेसिकली वी हैव द मैटर टू आइडेंटिफाई दी, फॉर द आइडेंटिफिकेशन स्पेशली ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल। ये हमारे पास है, तो इनके थ्रू हम कर सकते हैं। आप देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप जब अपने मैटर में ऐड करेंगे, 1 लाइनर बनाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा इंपैक्ट निकल कर आएगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप कर ली है। एक और आप ऐड कर सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कलरिंग कैसी होती है, कलरिंग ऑफ डीएनए फिंगर और प्रिंटिंग कैसा होगा। मान लीजिए ये पर्टिकुलर आपके पास एक स्लॉट है, पेपर है,
उसमें 3 सेक्शन डिवाइड होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ मान लीजिए आप कि पर्सन है, यहाँ क्रिमिनल है और ये एविडेंस हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है। तो 1 2 3 मान लीजिए हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखा तो ये किसी का डीएनए है, ये सीक्वेंस आ रहा है। तो किसी दूसरे का हमने देखा तो ये सीक्वेंस है। हमने किसी थर्ड पर्सन का देखा तो यही सीक्वेंस मेन है। तो हमने कहा भाई जो ये पर्सन है, इस पर्सन का जो मैच हो रहा है इसे आप कहेंगे नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस सीक्वेंस। ये आप पढ़ चुके हैं, व्हाट इज द नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस। तो ये नाइट्रोजीनस बेस सीक्वेंस होता है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगर और प्रिंटिंग में क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो आप ये समझ लें, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होती है। दिस वन इज द ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। तो इस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के अकॉर्डिंग आप जस्टिफाई कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लें जितना भी आपने किया। हमने कहा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपने आप में क्या एक फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी है, और इस फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में क्योंकि फॉरेनर्स के पर्टिकुलर्स में इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए इसे हम फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कॉमन नेम है सभी कंट्रीज के लिए। ब्रिटेन में स्टार्ट किया गया था, आपको हमने बता दिया कि ब्रिटेन में स्टार्टेड इन 1985। आप ईयर याद रखेंगे। तो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे, मिस्टर सर एलेक जेफरे। कौन थे मिस्टर एलेक जेफरे, 1985। अब देखें, जब इंडिया में डेवलप पहले किया गया लेकिन उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप्ड इन इंडिया इन 1988। सो दैट टाइम हु वाज द हेड एंड द हेड साइंटिस्ट वाज मिस्टर वीके कश्यप एंड द मिस्टर लालजी आल्सो। इसमें क्या है कि इसमें एक डिपार्टमेंट होता है जो इंडिया पर ऑर्गेनाइज किया गया, सिचुएटेड किया गया। तो सीसीएमबी मींस सेलुलर एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद में सिचुएटेड है। और एनालॉगस मॉलिक्यूल आप जानते हैं कि डीएनए की बात की जाती है। जब हम बात करते हैं 1989, तो इंट्रोड्यूस किया गया 1989 में, और उस समय इंडियन कोर्ट के थ्रू यूज किया गया था। बट अगर आप लिखना चाहें कि रिसेंटली कौन है, तो आप ये भी लिख सकते हैं रिसेंटली अभी कौन है, रिसेंटली हेड साइंटिस्ट इन CCMB हैदराबाद डिपार्टमेंट, हैदराबाद डिपार्टमेंट। तो अभी CCMB मतलब आपका सेंटर फॉर द सेलुलर मॉलिक्यूलर एंड द बायोलॉजी में हैदराबाद में कौन हेड है, तो आप लिख लेंगे ये राकेश कुमार मिश्रा, मिस्टर राकेश कुमार मिश्रा अभी हेड लेवल पर काम कर रहे हैं, और हेड साइंटिस्ट कह दें या डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा पहला टॉपिक क्लियर है। इसके बाद समझेंगे व्हाट इज अ जंक डीएनए। तो जंक डीएनए समझ लें। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जंक, JUNK। दिस इज द जंक डीएनए। व्हाट इज द जंक डीएनए? रिमेंबर, जंक डीएनए है क्या? जंक डीएनए मीन्स अ डीएनए which is not providing or which is not able for formation of the basically protein and not giving the expression, different kind of expressions like get the information। मान लीजिए कि मेरी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर एक डीएनए है और उस डीएनए के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं। ये सीक्वेंस आपको याद भी होगा कि हमने कल पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब डीएनए से आप कुछ आइसोलेट करते हैं तो जीन आइसोलेट करते हैं, और जीन आइसोलेट करने के बाद आप उससे आरएनए फॉर्मेशन होता है, और आरएनए सिंथेसाइज करता है प्रोटीन, और ये प्रोटीन ही एट लास्ट एक्सप्रेशन शो करते हैं। ये एक सीक्वेंस है। ये आपके पास डीएनए फर्स्ट डिजायर्ड डीएनए होता है, इसे हम डिजायर्ड कहते हैं, डिजायर्ड डीएनए। अब आपके पास ये भी क्या है, डिजायर्ड। ये भी आपके पास क्या है, डिजायर्ड जीन। दिस वन इज द डिजायर्ड जीन। तो ये आपके पास डिजायर्ड जीन है। तो डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड जीन, देन आरएनए फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसाइज एंड द एक्सप्रेशन आल्सो। ये सीक्वेंस है। हमेशा सीक्वेंस को याद रखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रोसेस में काम हो रहा है। तो जब जंक डीएनए की बात की जाती है इसको समझ लें। नॉर्मली कहा जाता है कि 99.9% डीएनए इज सेम, डीएनए इज सेम ऑफ ऑल। नॉर्मली हम कहते हैं कि 99.9% डीएनए सभी का सेम है। अब 99% डीएनए सेम है, इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे नाइट्रोजीनस बेस सीक्वेंस सेम होगा। नाइट्रोजीनस बेस सीक्वेंस
will be same. आपको ये लिखना है. तो nitrogenous base will be sequence will be same completely if we are saying this one कि 99.9% DNA is same with the all the peoples. लेकिन इसमें एक और भी पॉइंट है कि 0.1% DNA is not same. आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि 99.9% genetically matter. Genetically matter is not same means DNA is not same. तो 0.1% DNA is not same means genetically matter is not same. तो genetically matter is not same. अगर आपसे ऐसा कहा गया है तो आप सीधे तौर पर क्या कहेंगे कि nitrogenous base sequence is not same. आप यही तो कहेंगे कि nitrogenous base sequence सेम नहीं है. लेकिन रिसेंटली अभी एक रिसर्च हो चुकी है, कहा गया है कि 340 मिलियन आफ्टर, आप ऐसा लिख लें, आफ्टर 340 मिलियन पीपल, लगभग 340 मिलियन लोगों के बाद, जब 340 मिलियन प्लस 1 किसी पीपल का, आप किसी पर्सन का आप डीएनए फॉर्मेट करते हैं और उसे समझते हैं, मान लीजिए उसका नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस आप देखते हैं तो वो सेम होगा. इट विल बी सेम. और कितना सेम? 100%. बात समझ में आती कि वैसे तो हम नॉर्मली कहेंगे कि डीएनए इज नॉट सेम, 99% इज नॉट सेम, 0.1% इज सेम अकॉर्डिंग टू द जेनेटिकल मैटर. Means nitrogen space are same and nitrogen space sequence is not same. According to this one, we can easily identify कि what is the actual percentage between according to the similarity between the genetic matter or the DNA also. So DNA is 99%, 99.9% is same and 0.1% is not same. Means genetically matter is completely different. Another point कि nitrogenous base is completely same. Sequence is completely same. One point. Second point which is very important. आफ्टर रिपीटिंग 340 मिलियन पीपल, अगर आप 341 करेंगे इसे 340 मिलियन प्लस 1 ऐसा करेंगे तो ऐसे में नाइट्रोजन स्पेस सीक्वेंस सेम होगा, 100% डीएनए सिमिलैरिटी होनी स्टार्ट हो जाती है. ये एक फॉरकास्ट है, ये अभी लंदन यूनिवर्सिटी ने अभी रिसर्च किया है. लेकिन आप इसे समझ लें, जब हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज की, अभी आपने बात की तो आप इसे कैसे समझेंगे. मान लीजिए ये आपके पास जीन 1 है, मान लीजिए ये आपके पास जीन 2 है, मान लीजिए कि आपके पास जीन 3 है, मान लीजिए कि आपके पास जीन 4 है. ऐसी है आपकी बॉडी के अंदर जो डीएनए है कुछ इसी फॉर्मेशन में आपके सामने तैयार है और इनके बीच में गैप होगा, इनके बीच में एक गैप होगा. तो जंक डीएनए आप समझ रहे हैं, इसे आप क्या कहेंगे? दिस वन इज अ जंक डीएनए, दिस इज कॉल्ड द जंक डीएनए. तो आप समझ पा रहे हैं कि दो सिमिलर जीन के बीच में, ये जीन कैसे है? सिमिलर वाले बात है. तो 99.9% वाले जीन है, ये भी कौन वाले हैं? 99.9%. सेम प्रोसेस 99.9% एंड 99.9%. बात समझ में आया कि जब हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो 99.9% जीन की एक सीक्वेंस होती है. तो हमने आपको डीएनए ओपन कर बताया तो इसमें आपको समझ में आसानी से आएगा कि जीन क्या है, सिमिलर है लेकिन बीच में गैप आ रहा है. तो वो गैप किसका है? जंक डीएनए. तो हम ऐसे लिख दें आपके सामने जंक डीएनए, शॉर्ट टर्म में आपको समझ में आ भी जाएगा. हाँ, जंक डीएनए. तो ये आपके पास जंक डीएनए है. आप जंक डीएनए से समझ लीजिए जंक डीएनए है क्या. जंक डीएनए मीन्स जेनेटिकली मैटर. जेनेटिकल मैटर क्या होगा? जेनेटिकली मैटर इज सेम, जेनेटिकली मैटर इज सेम, देयरफॉर प्रोटीन इज नॉट गोइंग टू बी सिंथेसाइज. तो आप याद रखेंगे कि जेनेटिकल मैटर सेम होता है जंक डीएनए में, जिसकी वजह से प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करता है. तो प्रोटीन अगर सिंथेसाइज नहीं होगा तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होंगे? एक्सप्रेशन नहीं होंगे. तो जेनेटिकल मैटर सेम होता है जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसाइज नहीं होता, और सिंथेसाइज नहीं होगा तो एक्सप्रेशन भी नहीं आएंगे. एक्सप्रेशन का मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो बॉडी में कुछ चेंजेस आने चाहिए, वो चेंजेस में नहीं आएंगे. इसे आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि आपके पास 10 जीन है, मेरे पास 10 जीन है, आपके पास 10 जीन है. अपने आप को लेकर देखें, मान लीजिए अभी हमारे क्लास 1000 बच्चा देख रहा है, तो 1000 बच्चों में कंपैरिजन करते हैं. तो मान लीजिए आप सभी के अंदर जंक डीएनए है, मानना क्या है? सेपरेटली है ही. तो जंक डीएनए में सबका अंदर नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होगी, मतलब वो जीन का एक सेक्शन होगा जिसे आप जंक डीएनए बता रहे हैं.
तो सबके अंदर जंक डीएनए है हर किसी जीन के बीच में। तो जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, जीन 5 ऐसे बहुत सारे जीन हैं और उनके जीन के बीच में जो गैप होता है उस गैप को ही हम जंक डीएनए कहते हैं। अब ये जो जंक डीएनए का गैप होगा, इसी गैप के अकॉर्डिंग हम पता कर लेते हैं कि सामने वाले में डिफरेंसेस क्या है, सामने वाले में डिफरेंसेस क्या है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो जीन थेरेपी के अकॉर्डिंग कुछ और भी रिसर्च किया गया है। लेटेस्ट नॉलेज 2021 के अकॉर्डिंग आपको बताएं तो अभी जो रिसर्च किया गया है उस रिसर्च में बताया गया कि जो जंक डीएनए है पहले 15% से कम काम किया करता था, लेकिन आज के डेट में 28% काम कर रहा है। कहने को था कि पहले कितना लगभग 15% काम करता था, अभी रिसेंटली कितना परसेंट काम कर रहा है, ये लगभग आपका 28% तक इसमें काम करना शुरू हुआ है। अब इसको बहुत गहराई से समझेंगे, अगर समझ में आता है तो बहुत क्वेश्चंस आपके जो है डील कर सकते हैं आप समझने के बाद। अगर आपका कुछ जीन है, जंक डीएनए ऐसे समझ लीजिए, जीन ही होता है वो भी, तो अगर आपका जंक डीएनए है और मेरा जंक डीएनए, तो उसके अंदर नाइट्रोजन स्पेस क्या है, सेम है, ज्यादातर क्या है, सेम है। तो हमने कहा जेनेटिकल मैटर सेम मीन्स वही है कि डीएनए सेम है। तो डीएनए सेम है तो क्या होगा, नाइट्रोजन स्पेस सीक्वेंस भी सेम होगा। अगर आपका मेरा सबका हमें 1000 बच्चों का डीएनए सेम ही है तो भाई उसमें जो प्रोटीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसाइज एक्चुअल में हो रहा है, लेकिन वो प्रोटीन सिंथेसाइज इसलिए लिखा जाता है कि नहीं हो रहा है क्योंकि डिफरेंट नहीं हो रहा है। कुछ जो मेरे अंदर बन रहा है वही आपके अंदर बन रहा है, वो तीसरे के अंदर बन रहा है, वो चौथे के अंदर बन रहा है, वो सभी के अंदर बन रहा है। अगर जंक डीएनए के अंदर सभी के अंदर एक जैसे डीएनए बन रहे हैं तो बहुत कम परसेंट में अलग अलग डीएनए फॉर्मेट बन रहे होंगे, या कहें कि जीन बहुत कम मात्रा में अलग अलग बन रहे होंगे, या कहेंगे नाइट्रोजन स्पेस का सीक्वेंस बिल्कुल अलग होगा। तीनों में से कोई एक बात बोलेंगे तो भी हर बात का इफेक्ट 100% ही जाने वाला है। लेकिन जब हम नॉर्मली समझने की कोशिश करते हैं तो बताते हैं कि जो डीएनए जंक है उसमें जो नाइट्रोजन स्पेस सीक्वेंस है आपका और मेरा रिपीट के अकॉर्डिंग काम करता है। कैसे काम करेगा, रिपीटेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर आप रिपीटेशन को समझ जाते तो मान लीजिए आपने सारा प्रोसेस आप समझ गए हैं। नॉर्मली जब लिखा जाता है, जब हम मेंस में क्वेश्चन लिखते हैं तो यही मैटर लिखा जाता है कि जेनेटिकली मैटर सेम, देयरफॉर द प्रोटीन इज नॉट गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड, दैट्स व्हाई द एक्सप्रेशन इज नल, या नन कह सकते हैं आप। लेकिन अभी जैसा हमने आपको बताया कि जंक डीएनए 15% से कम काम किया करते थे पहले, लेकिन अभी 28% से ज्यादा काम करने की इसमें कैपेसिटी हम सर्च कर ली है। करता तो पहले भी ज्यादा था, लेकिन अभी क्या है, हम जब थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, रिसर्च जब हुआ है तो 28% प्लस में इसको काउंट किया गया है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अभी देखें कि जब हम जंक डीएनए की बात कर रहे हैं तो वी हैव द जंक डीएनए। तो जंक डीएनए में आपने कहा कि जेनेटिकल मैटर क्या है, जेनेटिकल मैटर इज कंप्लीटली सेम ड्यू टू द प्रोटीन इज नॉट गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड, प्रोटीन इज नॉट सिंथेसाइज्ड, दैट्स व्हाई द एक्सप्रेशन इज नल, दैट्स व्हाई एक्सप्रेशन इज नल मीन्स जीरो है। ऐसा हम लिखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स में भी यही है। टाटा मैगरा हिल की बुक्स पढ़ेंगे तो भी ये लिखा हुआ है। तो मैटर तो अच्छा है, लेकिन अभी रिसेंटली अगर हम रिसर्च के अकॉर्डिंग जाएं तो कुछ और बात पता चलती है। क्या कि 85% जेनेटिकल मैटर इक्वल्स टू सिमिलैरिटी मीन्स सेम है। 85% जंक डीएनए में जो जेनेटिक मैटर है वो सेम है, मीन्स 15% क्या है, ये तो बताना चाह रहा है, नॉट सेम। 15% क्या है, नॉट सेम, ऐसा बोलना चाह रहा है। पहले ऐसा था, बहुत ध्यान से समझेंगे बात कि 80 आप किसकी बात कर रहे हैं, जंक डीएनए कितना होता है, 0.1%, बिकॉज अभी आपने पढ़ा था कि 99.9% तो कंप्लीट सेम है ही और 0.1% सिमिलर नहीं है, वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है। लेकिन जब अंदर की ओर जाते हैं तो जंक डीएनए बहुत कम है, और जंक डीएनए किन्हीं दो जीन के बीच की गैप होती है, और उस गैप के अंदर ही जीन होते हैं, उसे ही हम जंक डीएनए कहते हैं। अब उस जंक डीएनए के अंदर भी ज्यादातर सिमिलर जीन है, तो काम कैसे करेंगे, एक जैसा प्रोटीन बनाएंगे तो आपके और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन 15% नॉट सेम, तो मतलब 15% आपका और मेरा प्रोटीन अलग होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे। प्रोटीन क्या होंगे, सिंथेसाइज, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा और एक्सप्रेशन भी आएगा आपके पास। यू विल गेट द एक्सप्रेशन, यू विल गेट द प्रोटीन ऑल्सो। तो ये आप में और हमारे में डिफरेंसेस आएंगे, ये हमारी पहली फोरकास्ट है। लेकिन अभी क्या है,